हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 2024 का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास का नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जाकर आपको सबसे पहले वॉच कर लेना, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें बता दिया गया है। अगर उसको नहीं देखिएगा तो फिर अभी से देखने से थोड़ा सा फायदा कम होगा, इसलिए अब जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको हम दोबारा डिस्कस बहुत कम करते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक हम करके कंप्लीट छोड़ दिए थे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम लोग सामान्य यौगिक पढ़ते हैं, चैप्टर केमिस्ट्री का है जो इनऑर्गेनिक का है, उसमें अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में चर्चा किया गया है। अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में चर्चा किया गया है। बात करते हैं अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो अणुचुंबकीय वैसा पदार्थ होता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा, तो अणुचुंबकीय कहलाता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, प्रतिचुंबकीय के नाम से जानते हैं। तब हम लोग इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे पहले इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए सबको पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि फास्ट तरीका से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। अगर ये फास्ट नहीं लिख सकते हैं तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और फिर आपके लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्ट तरीका से लिखने आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए परमाणुओं की संख्या पता होना चाहिए। परमाणुओं की संख्या पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं सबसे पहले Ag का ही, Ag प्लस का, तो पहले Ag का हम लोग बात करते हैं तो Ag में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 47 होता है। फटाफट लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, 3s2 के बाद 3d10 आता है। ठीक है, नहीं, 3s2 के बाद 3p6 आएगा, उसके बाद 4s2 आएगा, अब 4s2 के बाद 3d10 आता है, जो कि कितना हो गया, अब 30 हो गया। उसके बाद क्या आता है, तब 5s शुरू होता है। क्या, सॉरी, 4p अभी बाकी है तो 4p शुरू होता है। ये कैसे पता चलता है, इसके लिए भी यहाँ पर समझा देते हैं थोड़ा फास्ट तरीका से। n=1 के लिए क्या लिखा जाता है, 1s लिखा जाता है। n=2 के लिए क्या लिखा जाता है, 2s 2p आ जाता है, दोनों से ला जाता है, s और p दोनों आ जाता है। n=3 पर तीनों से ला जाता है, 2s 2p 3d। अगर n=4 लेते हैं तो इस पर चारों से ला जाता है, यहाँ पर 3 है तो 3 होगा, 4s 4p 4d 4f आ जाता है। n=5 लेते हैं तो इस पर पाँचों आ जाता है, 5s 5p 5d 5f 5g भी आता है, सॉरी यहाँ पर 5g भी आ जाता है। उसके बाद n=6 के लिए बात करते हैं तो 6s 6p 6d 6f 6g, और g के बाद h भी आता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करना है, तिर्यक ऐसे ऊपर से नीचे आना है। कैसे आना है, तिर्यक ऐसे ऊपर से नीचे आना है। तिर्यक ऐसे ऊपर से, पहले ये कंप्लीट करना है, फिर ये, तो ऐसे तिर्यक ऐसे ऊपर से नीचे आना है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ऐसा क्यों होता है, तो एनर्जी लेवल के कारण होता है। सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, इस कारण से ऐसे देखने को मिलता है, डायरेक्ट सीधा सीधे नहीं भरा जाता है। तो इस तरह से तीर का निशान को फॉलो करते ही आना है। तो पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s, अब 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5s आएगा, तो 5s2 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद 4d आएगा, तो 4d में फिर से 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 36 36 2 38 38 10 48 48 के बाद 4d के बाद कौन आएगा, तो 5p आएगा। 4d के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या आएगा, 5p आएगा। तो 4d, उसके बाद आ जाएगा 5p, 5 की p में कितना होगा, 6 होगा। अब 5 की p के बाद 6s2 आएगा, तो ये 48 से 6 54 54 2 56, 56 के बाद यहाँ पर 4f आएगा। 4f में कितना रहता है, अच्छे तो बहुत चले गए हम लोग, कितना 47 तक ही जाना था, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं।
यहाँ पे हो गया है 38, 38 और 10 48, हमको 47 चाहिए तो इसमें कितना होगा 9 होगा, इसमें कितना होगा 9 होगा। तो यही आ गया। अब यहाँ पर एजी प्लस का लिखना है। एजी प्लस का लिखने का मतलब क्या है? एजी प्लस का मतलब है कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, सबसे बाहरी वाला कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकलता है। किससे निकलता है? सबसे बाहरी वाला से निकलता है। तो बाहर वाला कक्ष क्या है? यही 5 वाला है, बाकी तो उसके नीचे ही है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर एक बचेगा, इस पर 9। बेसिकली होता क्या है कि ये अनस्टेबल होने के कारण जो एस वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको देता है? इसको फुलफिल करा देता है, अपने ऊपर जीरो कर लेता है। तो ये असल में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जीरो हो जाता है, इस पर कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से क्या है? फुल फिल है। अब फुल फिल है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया? जीरो हो गया। जिस तरह से इसलिए ये कैसा बन गया? तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। कैसा हो गया? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। तो ये पूरी तरह से फुल फिल है तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसी प्रकार से कॉपर का भी लिख सकते हैं, कॉपर 2+। तो पहले कॉपर का लिखते हैं तो कॉपर का होता कितना है? तो कॉपर का 29 होता है, पहले ये ध्यान में रखना है। तो कॉपर का लिखेंगे तो 1:2। यहाँ से भी देख सकते हैं कॉपर कहाँ तक जाएगा। ऑब्वियस है कि ये पूरा 30 यहाँ तक है, ये पूरा 30 यहाँ तक है ना। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं तो कॉपर में 29 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? ऑब्वियस है कि सबसे अंतिम वाला कक्ष से निकलता है तो 4 वाला है। अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा था, इस पर 0 हो जाएगा, 3d9 इसमें बच जाएगा। इसमें अब तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, एस के ऊपर किसको देगा? अष्टक पूरा कर देगा। तो इसमें 9 ही रह जाएगा। तो एक क्या रह जाएगा? एक अनपेयर रह जाएगा। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसका 5 घर होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितना भर जाएगा? 9 गो, 5 गो भर जाएगा। 5 एक 6 7 8 एक 9। ये जो लास्ट वाला कक्ष होगा इसका, ये एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक खाली रह जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन रह के एक खाली रह जाता है तो उसी को अनपेयर कहते हैं। तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसी कारण से ये वाला जो कॉपर होगा, कॉपर क्या बन जाएगा? अणुचुंबकीय बन जाएगा, अणुचुंबकीय बन जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को चेक कर सकते हैं, सब फुल फिल हो जाएगा जिसके कारण प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है जो कि क्या कहलाएगा? अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पर कॉपर प्लस क्या बन जाएगा? अणुचुंबकीय हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे चर्चा किया जा रहा है कि मृदा धातु किसको कहते हैं? तो मृदा धातु उसको बोला जाता है जो ज़्यादा उपयोगी होता है। ज़्यादा हर एक तरीका से क्या होता है? ज़्यादा उपयोगी होता है, उसको हम लोग मृदा धातु के नाम से जानते हैं। और अलग अलग गुण भी देखने को मिलता है इसमें। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध रोकने का, धारा को रोकने का भी क्षमता क्या होता है? कम होता है। इसमें धारा आसानी से फ्लो होता है, ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो इसमें से सभी को पता होना चाहिए, कॉपर जो है ज़्यादातर तार के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि महंगा वायर के लिए। एल्युमिनियम भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉपर, तो कॉपर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये क्या है? मृदा धातु है। और ये तो सिल्वर है, सिल्वर भी महंगा मिलता है। सिल्वर भी क्या होता है? महंगा मिलता है। और ये तो सभी को पता ही है, गोल्ड है, गोल्ड तो सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये तो गोल्ड ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन तो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे ही बन जा रहा था। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये तीनों के तीनों क्या है? मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं। ये भी याद करने वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। इसमें पूछेगा सामान्य यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो वार्नर द्वारा दिया गया था सामान्य यौगिक का महत्वपूर्ण सिद्धांत। बस ध्यान में रखना है कौन? तो वार्नर साइंटिस्ट थे जो जिनके द्वारा ये महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे बात किया जा रहा है किसका, तो निम्नलिखित में कौन द्विक लवण है। द्विक लवण बताए थे जब हम लोग संबंध यौगिक चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसी में द्विक लवण आता है। उसी में क्या आता है, द्विक लवण आता है। तो द्विक लवण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संबंध यौगिक का जब हम लोग बात करते हैं, संबंध यौगिक में द्विक लवण, तो क्या होता है इसमें जब दो सरल यौगिक, दो यौगिक आपस में जुड़ के एक क्रिस्टलीय रूप से एक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, दो यौगिक आपस में जुड़ के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण के नाम से जानते हैं। द्विक लवण को एक में इसमें गुण क्या होता है कि उसको जैसे ही जलीय विलयन में डालते हैं तो फिर जो दो यौगिक जुड़ा हुआ था वो फिर से अलग अलग हो जाता है। जैसे ही हम लोग उसको जलीय विलयन में डालते हैं तो जो दो यौगिक बना हुआ था वो फिर से अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे ही यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर द्विक लवण का उदाहरण कुछ दिया है, इसलिए कुछ द्विक लवण का उदाहरण ध्यान में रखना जरूरी है। द्विक लवण इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, तो ध्यान में रखना है, सभी को नाम से ही याद रखना है। कर्नालाइट, कर्नालाइट, आगे है मोर लवण, अगला है पोटास एलम, सॉरी, एक और याद रख सकते हैं क्रोम एलम। तो ये कुछ एग्जाम्पल था द्विक लवण का, इसको ध्यान में रखना है। इसमें से जो पूछा है तो इसमें कौन हो गया, पोटास एलम निकल के आ रहा है। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। बताए थे जो डेंटेट लिगेंड होता है, अलग अलग प्रकार के डेंटेट लिगेंड होता है। यूनिडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होगा, ट्राई होता है, पॉली होता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। बोले भी थे जब पढ़ा रहे थे तो डायरेक्ट ये सब पूछा जाता है। इसके लिए एक टेबल भी हम याद कराए थे, टेबल भी हम बोले थे कि उस पर आवेश भी याद रखने के लिए बोले थे, और बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड का नाम भी कुछ दिया हुआ था, उसको भी बुक में भी एक जगह दिया हुआ था जिसको हम लोग बोले थे कि याद रखने के लिए। अब अगर बात करते हैं ये बाइडेंटेट और यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है, जब ये केंद्रीय धातु परमाणु से सिर्फ उसका एक ही परमाणु जुड़ेगा, सिर्फ उसका एक ही परमाणु, उस लिगेंड का सिर्फ एक ही परमाणु जुड़ेगा तो उसको यूनिडेंटेट के नाम से जानते हैं। और जब उसका दो दो परमाणु जुड़ सकता है तो उसको हम लोग बाइडेंटेट के नाम से जानते हैं। तब जब उसका तीन तीन परमाणु जुड़ सकता है उसको हम लोग ट्राइडेंटेट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर केंद्रीय परमाणु M है, ठीक है। अगर यहाँ पर H2 को लेते हैं, किसको लेते हैं, H2O को लेते हैं। H2O में सिर्फ O जो होता है तो O का ही लोन पेयर क्या होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास आके जुड़ता है। तो इस सिर्फ H2O का एक ही, सिर्फ ऑक्सीजन ही परमाणु क्या हो रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडेंटेट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं बाइडेंटेट का, ठीक है, एक बाइडेंटेट का एग्जांपल लेते हैं, CH2 CH2 और यहाँ पर होता है NH2 और NH2। इसमें होता क्या है कि इसका ये भी नाइट्रोजन क्या हो सकता है, इससे आकर जुड़ सकता है, और इसका ये भी नाइट्रोजन इससे आकर जुड़ सकता है। तो ये दो तरफ से जुड़ सकता है, दो इसका परमाणु क्या हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसलिए सबको याद रखना भी जरूरी है, कौन बाइडेंटेट है, कौन यूनिडेंटेट लिगेंड है। तो कुछ हम पहले भी लिखवाए थे। अगर यूनिडेंटेट लिगेंड का बात करते हैं तो हम लिखवाए थे जल, अमोनिया, pyridine, ये सब क्या होते हैं, यूनिडेंटेट वगैरह। अब बाइडेंटेट में मुख्यतः
2 से 3 याद रख सकते हैं। एक होता है एथिलीन डाइएमीन होता है, दूसरा ऑक्जेलेटो होता है, तीसरा होता है डाइमेथिल होता है, डाइमेथिल ग्लाइकोऑक्जीन होता है। ठीक, ट्राइडेंटेट लिगेंड भी एक होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद हेक्साडेंटेट लिगेंड याद रखना होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिडो होता है। तो कुछ बाइडेंटेट जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। ऐसे हम एक टेबल भी प्रोवाइड करा देंगे। यूनिडेंटेट लिगेंड का बात करते हैं तो यूनिडेंटेट में आता है पहले जल को असल में इसका चिन्ह कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको एक्वा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? इको बोला जाता है, इको। ठीक है। दूसरा बाइडेंटेट यूनिडेंटेट लिगेंड जो होता है वो होता है अमोनिया। जल का स्ट्रक्चर सभी को पता है, H2O होता है। अमोनिया, तो अमोनिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमोनिया को हम लोग लिगेंड के रूप में एमीन के नाम से जानते हैं, एमीन के नाम से जानते हैं। तीसरा बाइडेंटेट जो होता है वो होता है पिरिडीन होता है। इसका चिन्ह जो इसको दिखाया जाता है, इसको PY से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? तो इसको PY से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं बाइडेंटेट का। बाइडेंटेट का हम कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। तो पहला जो हम लोग लेते हैं इसमें एथिलीन ए से भी लिखा जाता है, यहाँ पर ई से लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन EN से दर्शाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? EN होता है, इसको ध्यान में रखना है। और भी होता है बाइडेंटेट लिगेंड, और होता है ऑक्जेलेटो। जो ऑक्जेलेटो होता है इसको हम OX से दर्शाते हैं। कहीं पर OX लिखा है मतलब ऑक्जेलेटो। तीसरा है कि यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा होता है डाइमेथिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्जिम, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? DMG से दर्शाते हैं, इसको DMG से दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड का। ये सब ध्यान में रखना है सभी को। ट्राइडेंटेट लिगेंड कुछ लिख देते हैं, जिसमें आता है, एक ही हम लोग लिखेंगे, इसको डाइन से दर्शाते हैं, DINE, डाइन। इसका नाम क्या है? पहले नाम लिखते हैं। तो नाम है इसका डाइएथिलीन डाइएमीन, इसको हम लोग डाइन लिखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन DIN, डाइन से दर्शाते हैं। एक और ध्यान में रखना है, कौन सा? हेक्साडेंटेट। हेक्सा मतलब ये 6 साइड से जुड़ सकता है, हेक्साडेंटेट, जिसका एग्जाम्पल होता है, इसका बहुत बड़ा नाम भी है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटो। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EDTA 4-। इसको शॉर्ट फॉर्म में EDTA 4- लिखा जाता है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब पूछा यहाँ पे क्या था? बाइडेंटेट था। बाइडेंटेट में देख सकते हैं एथिलीन डाइएमीन जो होता है वो बाइडेंटेट होता है। EDTA जो होता है ये हेक्सा हो गया। एसीटेट आयन यहाँ पर कौन सा दिया हुआ था? एसीटेट आयन यहाँ पर दिया भी नहीं है, एसीटेट आयन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक, ऐसे एसीटेट आयन यूनिडेंटेट लिगेंड होता है। एसीटेट आयन जो होता है यूनिडेंटेट होता है, उस बात को ध्यान में रखना है। पिराडीन जो होता है वो भी यूनिडेंटेट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बाइडेंटेट के लिए, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बार बार हम बोलते हैं कि चलिए यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड कराएंगे, इसको सभी को ध्यान में रखना है। ये जो टेबल है इसको सभी को ध्यान में
रखना है। ये लिगेंड का सारा नाम है, कौन बाइट, कितना चार्ज होता है किस लिगेंड पर, ये टेबल में प्रोवाइड, ये ऑक्सीकॉन संख्या निकालने में भी क्या करता है, मदद करता है। इसलिए ये टेबल को सभी को लिख के रखना है। यहाँ पर भी हम प्रोवाइड करा देते हैं स्लाइड में। इस टेबल को सभी को लिख के रखना है। लिगेंड का नाम भी है, इसमें फॉर्मूला भी है, कौन बाइडेंटेट लिगेंड है, कौन यूनिडेंटेट लिगेंड है, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें ट्राइडेंटेट के बारे में नहीं दिया हुआ है। इस पर जितना पर चार्ज क्या क्या होता है सबका चार्ज दिया हुआ है। ये इतना जो दिया है न्यूट्रल दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद -1 वाला चार्ज वाला ये है, ये भी यहाँ पर नीचे में बाइडेंटेट लिगेंड न्यूट्रल दिया है, यहाँ पर -2 वाला चार्ज वाला ये सब दिया हुआ है। ये टेबल में पूरा डिस्कस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सही से सभी को याद कर लेना है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही आ गया यहाँ पर ऑक्सीकॉन संख्या निकालने के लिए। तो इसी के लिए काम पड़ता है कि हम लोग जितना भी लिगेंड है उस पर चार्ज पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग ऑक्सीकॉन संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीकॉन संख्या निकालने के लिए बोला है वो पीटी का बोला है, पीएल नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, पीटी है। तो जो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसी का हम लोग ऑक्सीकॉन संख्या निकालना रहता है। पीटी C2H6 C2H4, ये भी एक लिगेंड है और एक दूसरा लिगेंड है क्लोरीन। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। ठीक, तो जिसका ऑक्सीकॉन संख्या निकालना रहता है उसको हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। प्लस ये जो है C2H4, ये कितना है, एगो है, और C2H4 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और Cl कितना है, 3 गो है, और एक Cl पर -1 चार्ज होता है, 3 गुने -1 हो जाएगा। अब बराबर में क्या लिखाता है, इसके ऊपर टोटल जो चार्ज होता है वही क्या होता है, बराबर में लिखाता है। जो इसके ऊपर टोटल चार्ज होता है वही बराबर में लिखाता है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब अगर बात करते तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 बचेगा बराबर -1। तो x बराबर यहाँ से -1 3 जाएगा तो यहाँ पर प्लस में चला जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीकॉन संख्या जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। एक बार यहाँ पर चार्ज भी नज़र दौड़ा लेते हैं। C2H4 इसमें शायद नहीं देखने को मिलेगा, इसे C2H4 पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर C2H4 दिया भी नहीं है। C2H4 का अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते हैं C2H4 का। तो C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए, 2 कार्बन के बीच में 4 गो हाइड्रोजन है। 4 गो अगर हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस है कि एक कार्बन पे 2 गो हाइड्रोजन आएगा और एक कार्बन पे 2 गो हाइड्रोजन आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसमें कितना है, इसके बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तभी जाके ये बैलेंस हो जाएगा। अब देख सकते हैं यही स्ट्रक्चर क्या है, C2H4 का है। तो C2H4 पर कोई भी चार्ज कहीं पर नहीं आता तो उसका यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नाम याद रखने वाला है। बात किया जाए कौन सा, विनाइल हैलाइड इसमें से है। विनाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, यहाँ पर एक मिस मैच हुआ है, यहाँ पर बिया है। तो याद रखना इसी वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये नाम पूछा है डायरेक्ट, इसको याद रखने वाला है, तो याद सिंपल रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन करना चाहते हैं जिससे सारी चीज़ें ध्यान में रहे। इसलिए क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।